सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता पे। और भारतीय न्याय संहिता में आज हम धारा 33 देखेंगे, तुच्छ अपराधों के बारे में देखेंगे कि तुच्छ अपराधों के बारे में भारतीय न्याय संहिता क्या बोलती है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 जो तुच्छ अपराधों के बारे में बात करती है। तुच्छ कार्य क्या है, यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि कोई कार्य जिससे मामूली नुकसान होता है या नुकसान की संभावना हो तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, वो तुच्छ कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो धारा 33 कहती है कि ऐसा कोई कार्य जिससे मामूली नुकसान होता है या नुकसान होने की संभावना हो तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सामान्य व्यक्ति का मानक यह छूट तब लागू होती है, तो ये छूट जो मिलती है ये कब लागू होती है? यह छूट तब लागू होती है जब वह नुकसान इतना क्या हो, छोटा हो या तुच्छ हो कि सामान्य समझ और स्वभाव वाला कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत करने की आवश्यकता महसूस न करे। ठीक है, उसको बोलते हैं तुच्छ कार्य। तो धारा 33 का बचाव मिलेगा। तो धारा 33 ये बोलती है भारतीय न्याय संहिता की कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी ये उस कार्य को देख के ये सोचे कि ये तो मुद्दा बनाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, उसकी शिकायत करने की नहीं करें, सोचे भी नहीं दे। ठीक है, तो वो क्या है? तुच्छ कार्य है। और तुच्छ कार्य का बचाव किसमें मिलता है? धारा 33 में। कानूनी सिद्धांत क्या है? कानूनी सिद्धांत यह धारा लैटिन सिद्धांत जो धारा 33 है, लैटिन सिद्धांत है। डे मिनिमिस नॉन एक्यूरेट लेक्स। तो डे मिनिमिक्स नॉन एक्यूरेट लेक्स पर आधारित यह सिद्धांत है। इसका अर्थ क्या है कि कानून तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता, वही ये बात ध्यान रखना। तो ये धारा 33 इस बात पर काम करती है कि कानून तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, इसी आधार पर ऐसे कार्यों को आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया। ठीक है, कानून एक ऐसा बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत है। कानून छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ता, भाई ये बात ध्यान रखना। और ये धारा 33 उसका बचाव देती है। इसे जो तुच्छ कार्यों का सिद्धांत कहते हैं, इसके पीछे कारण है। भाई क्या कारण है? इसको तुच्छ कार्य का सिद्धांत क्यों कहते हैं? सामान्य जीवन में सुविधा, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिनसे किसी दूसरे को हल्का सा नुकसान होता है। जैसे किसी के पेट से एक दातुन तोड़ लेना। भाई ठीक है, तो इस पर केस वाला ये कार्य कैसा? ये तुच्छ कार्य है। इस पर ऐसे थोड़ी केस कर दो कि मेरे पेट से दातुन ली तोड़। बस या ट्रेन में चढ़ते समय किसी को धक्का लग जाना, तो धक्का लग जाए भाई, भीड़ में कोई दिक्कत नहीं, तुच्छ कार्य है। सामान्य व्यक्ति भी ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, धक्का लग गया। किसी की स्याही यानी कि दवात में अपना पैन डुबो देना। ठीक है, अगर इन सब कामों के लिए पुलिस और कोर्ट को बीच में लाया जाए तो हमारा सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धारा 33 का उल्लेख किया गया। इस तुच्छ कार्य के लिए कानून को, कोर्ट को बीच में नहीं लाया जाएगा। न्यायालयों पर बोझ। भाई अगर ऐसे तुच्छ कार्यों के लिए अगर न्यायालय जाया गया तो न्यायालयों पर बोझ जाएगा, पर छोटी छोटी बातों पे। अगर हर छोटी बात पर केस होने लगा तो अदालतों में मुकदमे की इतनी भीड़ हो जाएगी कि गंभीर अपराधों के लिए समय ही नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए धारा 33 तुच्छ कार्यों के बारे में बताती है। ये जो है
बीएनएस में धारा 33 है। कानून की परिभाषा धारा 33 क्या कहती है? संहिता की धारा 33 के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा कोई भी कार्य अपराध? उससे होने वाला नुकसान इतना मामूली यानी कि तुच्छ हो तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। कि एक सामान्य समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उस पर कभी शिकायत करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कार्यों को अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 33 ये बचाव देती है ताकि न्यायालय का समय बर्बाद न हो और मामले बढ़े नहीं। धारा 33 के तहत अपहानि। अपहानि का अर्थ बहुत व्यापक है। क्या है भैया अपहानि का अर्थ धारा 33 के अंतर्गत? अपहानि क्या है? इसमें सिर्फ शारीरिक चोट ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव, संपत्ति का नुकसान, इज्जत यानी कि प्रतिष्ठा की हानि या पैसों का नुकसान भी शामिल हो सकता है इसमें अपहानि में। ठीक है, तो धारा 33 के अंतर्गत अपहानि का अर्थ जो है वो क्या है? शारीरिक चोट ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी हो सकता है, संपत्ति का नुकसान भी, और इज्जत यानी कि प्रतिष्ठा की क्या है भाई? प्रतिष्ठा की भी हानि या पैसों का नुकसान भी शामिल हो सकता है भाई अपहानि। कानून में अपहानि शब्द की कोई फिक्स परिभाषा नहीं दी गई। न्यायालय का फैसला क्या है? यह पूरी तरह से कोर्ट के विवेक यानी कि जज साहब की समझ पर निर्भर करता है कि किसी घटना को अपहानि माना जाए या नहीं माना जाए। ठीक है, और यह धारा कब लागू होगी? तो इस धारा की प्रमुख शर्तें हैं। धारा 33 की अपहानि के बारे में लागू होने की कुछ शर्तें हैं। क्या है? यह धारा तभी काम करेगी जब नुकसान इतना छोटा हो कि कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति उसे नजरअंदाज कर दे और पुलिस या कोर्ट के पास शिकायत लेकर न जाए। ठीक है, तो उस समय धारा 23 आपको क्या देगी? धारा 33 आपको क्या देगी? बचाव देगी। ठीक है, ये सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी ये मान ले, आम आदमी भी ये सोचेगी ये तो कोर्ट में जाने की बात ही नहीं है। ठीक है, जज साहब किन बातों को देखकर फैसला लेते हैं? तो कोर्ट यह तय करने के लिए मामला तुच्छ है या अपराध है 5 बातों को देखता है। कौन कौन सी 5 बात? बात नंबर 1, स्थिति की प्रकृति यानी कि नुकसान कितना गंभीर या मामूली है। अगर नुकसान मामूली है तो क्या है? वो मामला तुच्छ है, अपराध हुआ ही नहीं। ठीक है। बात नंबर 2, पक्षकारों की स्थिति, जिन लोगों के बीच झगड़ा हुआ वे किस तरह के लोग हैं, ये बात भी देखेगा कोई। हास्य या ज्ञान में, वह काम किस स्थिति या मोहल्ले में हुआ, ये भी देखेगा कोई। परिस्थितियां देखी जाएंगी। हास्य या ज्ञान, क्या काम जानबूझकर किया गया था या गलती से हुआ, ये भी देखा जाए। अब ट्रेन में चढ़ रहे हैं, अचानक पीछे से धक्का आ गया, जानबूझ के थोड़ी मारा लग गया। ठीक है, तो काम कैसा हुआ? ये काम मामूली सा काम हुआ, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर गए भी हैं तो कोर्ट देखेगा परिस्थितियां क्या थी। सामान्य व्यक्ति की धारणा, क्या एक आम इंसान इसे बड़ी बात मानता है या छोटी सी बात कहकर छोड़ देता है, ये बात भी न्यायालय देखेगा। अगर धारा 33 का बताओ आपको लेना है तो ये मामले, अगर ऐसे कोई मामला कुछ मामला है तो धारा 33 आपको बचाव देती है। अगर नुकसान बहुत मामूली है और एक आम इंसान उसे दिल पर नहीं लेगा तो कानून भी उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा। अब बात करते हैं, हमने तुच्छकारी देखे धारा 33, अब बात करते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये क्या है? यह अधिकार हर इंसान को खुद की रक्षा करने की शक्ति देता है। ठीक है भाई, कैसे देता है शक्ति? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा, ये जो है यह अधिकार हर इंसान को खुद की रक्षा करने की शक्ति देता है। ठीक है, कि आप दूसरों से अपनी क्या कर सको, रक्षा कर सको, इसको बोलते हैं प्राइवेट डिफेंस।
अपना बचाव खुद करना भाई। कानून हर व्यक्ति को अपने शरीर यानी कि जान और अपनी संपत्ति यानी कि सामान की रक्षा करने का पूरा हक देता है। ठीक है। राज्य की सीमा, यह सच है कि राज्य यानी कि सरकार, पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है। ठीक है। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचे तब तक तो आपको अपने सामान की रक्षा करनी पड़ेगी तत्काल जरूरत। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि खतरा इतना अचानक आता है कि पुलिस या मदद के आने का इंतजार करने का समय ही नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? प्रतिरक्षा करेंगे उस समय। ठीक है। कानूनी हक क्या है? ऐसी अचानक आई मुसीबत में खुद को बचाने के लिए आपको यह कानूनी अधिकार दिया गया है कि आप अपनी रक्षा के लिए तुरंत कदम उठा सकें भाई। ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा। अगर आप पर अचानक कोई हमला करे और मदद मिलने में देरी हो, ठीक है भाई, तो कानून आपको यह अनुमति देता है कि आप खुद को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा का रास्ता अपनाएं। ठीक है। तो पुलिस आएगी तब तक तो पता नहीं आपको क्या कर देगा। तो कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी रक्षा करेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा की जो बारीकियां आपने साझा की हैं उनके बारे में हम देखते हैं। यह अधिकार एक ढाल है, हथियार नहीं भाई, ध्यान रखना। तो ये जो अधिकार जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का, ये एक ढाल है, हथियार नहीं है भाई। इसका मतलब यह है कि कानून आपको खुद को बचाने की शक्ति तो देता है लेकिन इसका गलत फायदा उठाने की इजाजत नहीं देता कि किसी को मार दो, ये बोल दिया कि मैंने तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में मार दिया। ऐसे नहीं है। आइए देखते हैं बचाव बनाम बदला क्या होता है। एक अधिकार केवल रक्षा के लिए है, बदला लेने या झगड़ा शुरू करने के लिए नहीं है भाई। ये अधिकार केवल किसके लिए है? रक्षा के लिए है। बदला लेने या झगड़ा शुरू करने के लिए ये अधिकार नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल दूसरों को डराने या बिना कारण किसी को मारने के लिए करेंगे तो इसे प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अनुमान के आधार पर हमला नहीं। ठीक है। अब अनुमान है तो आप हमला नहीं कर सकते। आपका अनुमान है, सिर्फ यह सोच लेना कि मुझ पर कोई हमला कर सकता है। किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वह खुद पहले हमला कर दे। ठीक है। तो आपको अनुमान है कि सामने आ रहा है, मेरे पर हमला कर सकता है, वो हमला कर रही नहीं रहा, उससे पहले आपने कर दिया कि मेरे को अनुमान था। तो अनुमान के अंतर्गत आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। जब तक खतरा सच में सामने न हो तब तक आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रखना। हर मामले की अलग जांच में कोर्ट हर मामले में यह देखती है कि क्या वाकई खतरा था या नहीं। इसके लिए जज घटना की पूरी परिस्थितियों और सबूतों को गौर से परखते हैं भाई। ध्यान रखना भाई। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं भाई हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। इस अधिकार को समझने के लिए 5 मुख्य हिस्से हैं भाई। आइए देखते हैं कौन कौन से। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नंबर 1, यह आपका बुनियादी हक है कि आप खुद को और अपनी संपत्ति को बचाएं भी। ठीक है। बात नंबर 2, अपवाद। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां आप खुद को बचाने का दावा नहीं कर सकते, जैसे कि अगर झगड़ा आपने खुद ही शुरू किया है, अगर आपने खुद ने पैरवी की है किसी झगड़े की या खुद ने किसी का मर्डर कर दिया तो यह अपवाद है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा में इसको मारा, ऐसे नहीं होता। बात नंबर 3, अधिकार का विस्तार। आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं? क्या आप हमलावर को सिर्फ रोक सकते हैं या उसे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं? यह खतरे की गंभीरता पर निर्भर करता है भाई। ये भी ध्यान रखना। खतरा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप एक्शन ले सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। बात नंबर 4, आरंभ तथा अंत। यह अधिकार तभी शुरू होता है जब खतरा सामने हो गई। ध्यान रखना भाई। यह अधिकार तब शुरू होता है जब खतरा सामने हो आपके।
और जैसे ही खतरा टल जाए यह अधिकार भी क्या हो जाता है, भी खत्म हो जाता है। ठीक है, बात नंबर 5। अब ये नहीं आपको लठ लेके कोई पीछे हो रहा है, आप कहीं पे घुस गए और वहां से भाग गया, फिर आप जाके उसको मार दो तो वो खतरा थोड़ी है, वो तो खतरा गया क्या, वहां से वो टल गया खतरा, तो खतरा टला, आपका अधिकार वहीं पे खत्म हो गया। निजी संपत्ति की सुरक्षा में आप अपनी चीजों जैसे घर, दुकान, गाड़ी की सुरक्षा के लिए भी इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, धारा 34 भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया हो। ये आपको बात ध्यान रखना, बीएनएस की धारा 34 बोलती है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। कानून का एक बेसिक नियम है कि किसी दूसरे के शरीर यानी कि जान या संपत्ति सामान को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है, लेकिन धारा 34 इसे एक बहुत ही जरूरी अपवाद देती है। ठीक है, सुरक्षा का कानूनी हक। कानून कहता है कि कोई भी ऐसी बात अपराध नहीं है जो खुद को बचाने प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए की गई हो। ठीक है, तो कानून क्या देता है, सुरक्षा देता है। रक्षा बनाम अपराध में अगर आप अपनी या किसी और की जान माल की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में अपराध माना जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी को चोट पहुंचाना, तो अपनी रक्षा के लिए किया गया वह कार्य कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर रक्षा में आपने काम किया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। कानूनी ढाल में यह धारा आपके लिए कानूनी ढाल की तरह काम करती है। यह आपको अनुमति देती है कि जब खतरा सामने हो तो आप चुपचाप मार खाने या अपना नुकसान देखने की बजाय अपनी रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। धारा 34 आपको क्या देगी, बचाव देगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। धारा 35 के तहत शरीर और संपत्ति की रक्षा। ठीक है, धारा 35 बोलती है शरीर और संपत्ति की रक्षा। ठीक है, धारा 34 में क्या बोला था, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है आपको। धारा 35 बोलती है कि आपको धारा 35 में शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिए गए हैं। कानून आपको दो मुख्य चीजों की रक्षा करने का पूरा अधिकार देता है भाई धारा 35 में। कौन कौन सी चीजें हैं वो, पहला है अपने और दूसरों के शरीर की रक्षा। अगर कोई किसी पर हमला करता है या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके शरीर की रक्षा है, धारा 35 में बचाव देगी। 34 में गोली रखा है कि प्रतिरक्षा कर सकते हैं आप। सबसे खास बात यह है कि यह अधिकार सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आप किसी और की जान या शरीर को बचाने के लिए भी बल प्रयोग कर सकते हैं, भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो शरीर और संपत्ति की सुरक्षा, तो ये सुरक्षा जो है धारा 35 बोलती है कि आप अपनी ही सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आप किसी और की जान या शरीर को बचाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संपत्ति की रक्षा 35 की धारा है, आप अपनी या किसी और की संपत्ति, चाहे वह पैसा, सामान हो या जमीन जायदाद, आप अपनी भी और किसी और की संपत्ति उसकी भी रक्षा कर सकते हैं। धारा 35 की धारा 6 बोलती है। ठीक है, को भी खतरे से बचा सकते हैं। यह अधिकार तब मिलता है जब कोई आपकी संपत्ति के साथ ये अपराध करने की कोशिश करे। कौन सी, या तो आपकी संपत्ति को चुराए, सामान चुराना, या लूट यानी कि जबरदस्ती छीने, रिश्ते यानी कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिरक्षा के लिए धारा 35 है जो है उसकी क्या संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। आपराधिक अत्याचार, किसी की जमीन या घर में गैर कानूनी तरीके से घुसना, तब भी आप क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं वही संपत्ति, आपकी संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति।
चाहे बात किसी की जान की हो या किसी के सामान की हो, कानून आपको यह शक्ति देता है कि आप इन अपराधों को रोकने के लिए अपनी रक्षा खुद कर सके। बस एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि यह अधिकार कानून द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वही बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। धारा 35 के इस हिस्से को और भी आसान भाषा में हम समझते हैं। आइए देखते हैं। अब क्या है, अभी तक हमने जाना कि हमें सुरक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का तो अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का, लेकिन ये अधिकार साबित करना भी उतना ही जरूरी है। आपको साबित भी करना पड़ेगा। सुरक्षा का दायरा वही आपने जो ऊपर पढ़ा, शरीर की रक्षा वही धारा 35 ही बोलती है ये बात। आप अपनी जान और दूसरे की जान बचाने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। संपत्ति की रक्षा, आप अपनी या दूसरे की चल जैसे मोबाइल फोन, अचल यानी कि घर जमीन संपत्ति को बचाने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं अगर वह चोरी, लूट या अवैध कब्जा हो रहा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, साबित करना। कानून की सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर आप कोर्ट में कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ अपनी रक्षा की थी भाई, ठीक है, कि प्राइवेट डिफेंस किया था हमने तो यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप बताइए आपने कैसे क्या की, प्राइवेट रक्षा की आपने। ये साबित करने की जिम्मेदारी आप पर आएगी कि आप ये बोलेंगे कि मैंने तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए मेरा अधिकार का उपयोग किया था। धारा 35 का, धारा 34, ठीक है। तो आपको ही साबित करना पड़ेगा ये परिस्थितियां कैसी थी। अगर आप पर किसी को चोट पहुंचाने का आरोप लगा और आप कहते हैं कि मैंने तो खुद को बचाने के लिए ऐसा किया, तो आपको सबूत देने होंगे, वही बात ध्यान रखना, ठीक है। वहां वाकई में खतरा था, बात नंबर 1। आपके पास मदद मांगने का समय नहीं था। आपने जितना बल इस्तेमाल किया वह खतरे के हिसाब से सही था, यानी जरूरत से ज्यादा इंसान नहीं की, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। तो ये आपको साबित करना पड़ेगा कि वहां पे वाकई में खतरा था और मदद मांगने का समय नहीं था और जरूरत से ज्यादा हमने बल इस्तेमाल नहीं किया, तब आपको धारा 34 का बचाव मिलेगा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। कानून आपको बचाने के लिए ढाल तो देती है, लेकिन उस ढाल का इस्तेमाल आपने सही और जायज तरीके से किया, यह कोर्ट में साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। धारा 36 ये प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण और न्यायपूर्ण है। अब धारा 36 के बारे में देखते हैं। मूल बात, धारा 36 क्या कहती है? धारा 36 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, खुद को बचाने का अधिकार तब भी कम नहीं होगा भले ही हमला करने वाला व्यक्ति कानून की नजर में अपराधी न माना जाता हो, ठीक है। तो धारा 36 ये बोलती है कि आपका जो प्राइवेट खुद को बचाने का जो अधिकार है तब भी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा भले ही हमला करने वाला व्यक्ति कानून की नजर में अपराधी न माना जाता हो, तब भी आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कम नहीं होगा, धारा 36 बोलती है। उदाहरण देखते हैं। हमलावर कौन हो सकता है? जिसे कानून में अपराध न माना जाएगा, ठीक है। बच्चा, बालकपन, कोई बहुत छोटा बच्चा जिसे अपनी गलती का पता ही न हो, यह भी हमलावर हो सकता है। मानसिक रूप से बीमार, चित्त विकृत, जिसे यह न पता हो कि वह क्या कर रहा है, यह भी हमलावर हो सकता है। नशे में धुत, जिसे अपनी समझ पर नियंत्रण न हो, यह भी हमला करने वाला हो सकता है। भ्रम में रहने वाला व्यक्ति, जिसे गलतफहमी हो कि वह सही काम कर रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है? हमलावर हो सकता है।
आपकी स्थिति क्या होगी इसमें? मान लीजिए इसमें से कोई व्यक्ति आपको पत्थर मार रहा है या आप पर हमला कर रहा है। अगर यह हमला किसी सामान्य समझ वाले इंसान ने किया होता तो आप निश्चित रूप से खुद को बचाने के लिए बल का प्रयोग करते। ठीक है। धारा 36 का संदेश क्या है? कानून कहता है कि चूंकि हमला करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार या बच्चा है, इसलिए वह भले ही जेल न जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मार खाते रहें। इन 4 के खिलाफ भी आप ये एक्शन ले सकते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का आपका अधिकार और ये मान्य होगा। ठीक है। आपको खुद को बचाने का वही पूरा अधिकार है जो आप एक सामान्य अपराधी के खिलाफ रखते हैं। ये धारा 36 आपको बचाव देती है। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 36 में अगर कोई पागल या बच्चा भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपकी जान की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी और के हमले के समय होती हुई। आप उसे रोकने के लिए अपनी रक्षा का अधिकार पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बात ध्यान रखना, धारा 36 में ये बात कही गई है। आगे चर्चा करते हैं। इन उदाहरणों के जरिए धारा 36 के उस सिद्धांत को और भी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। आपका आत्मरक्षा का अधिकार हमलावर की मानसिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, चाहे उसकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, आपके पास वो अधिकार है तो वो अधिकार है। उदाहरण देखते हैं। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति विकृत चित्त का हमलावर। एक व्यक्ति ये है जो मानसिक रूप से बीमार है, वह कै को जान से मारने की कोशिश करता है। ठीक है भाई, कै को जान से मारने की कोशिश की। कानून का नजरिया क्या है यहाँ पे? चूंकि ये मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए कानून उसे किसी अपराध का दोषी नहीं मानेगा। भाई कानून तो मानेगा नहीं, क्योंकि वो मानसिक रूप से क्या बीमार है वो। ठीक है, क्योंकि उसे अपनी हरकतों का सही गलत का पता ही नहीं है। अब आपका क्या अधिकार है? कै अब यहाँ कै यह नहीं कह सकता कि सामने वाला तो पागल है, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। निष्कर्ष क्या होगा? कै के पास खुद को बचाने का वही पुराना कानूनी अधिकार है। ठीक है, जो उसे तब मिलता है अगर हमला करने वाला पूरी तरह से समझ अपनी जान बचाने के लिए कै बल का प्रयोग कर सकता है। भाई ध्यान रखना, ये बात धारा 36 में कही गई है। गलतफहमी या भ्रम। कै अपने एक उदाहरण और देखते हैं गलतफहमी या भ्रम का। कै अपने ही घर में रात को घुसता है। भाई ठीक है, अपने ही घर में कै घुस गया। ये को लगता है कि कोई चोर यानी कि गर्भ बेधक घुसा है। भाई ठीक है, यानी कि वो दीवार कूद कर घुस गया। अभी तो ये को लगा कि कोई चोर घुसा है अभी, और वह कै पर हमला कर देता। भाई कानून का नजरिया यहाँ पे क्या होगा? ये को कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि उसने अच्छी नीयत सद्भावना पूर्वक से अपनी रक्षा के लिए हमला किया था। भाई उसे बस एक गलतफहमी यानी कि भ्रम हो गई थी। भाई ठीक है। भाई आपका क्या अधिकार है? अब कै को तो नहीं पता कि यह को गलतफहमी हुई है, उसके लिए तो यह है एक अचानक हमला हुआ। भाई ठीक है, तो कै भी क्या कर सकता है? अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। कै के पास भी खुद को बचाने का वही पुराना अधिकार है जो उसे तब मिलता अगर यह कोई असली अपराधी होता। कै को यह अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए यह के हमले को रोके। ठीक है, ये धारा 36 हमको बचाव देती है और धारा 36 में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई। आगे चर्चा करते हैं। कानून का सीधा संदेश है, आपकी सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है। चाहे हमलावर पागल हो, बच्चा हो, नशे में हो, या फिर उसे कोई गलतफहमी भ्रम हो, आपका खुद को बचाने का अधिकार जरा भी कम नहीं होता। कानून यह नहीं देखता कि हमला करने वाले का इरादा क्या था, कानून बस यह देखता है कि क्या आप पर खतरा था या नहीं। अगर खतरा है तो आप अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इस बात को ध्यान रखना। और धारा 36 में, बीएनएस की धारा 36 में ये बात कही गई है।
ठीक है। धारा 36 के निष्कर्ष और उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों का एक बेहतरीन सार देखते हैं। धारा 36 का आसान मतलब जो आपने ऊपर पढ़ा, सीधी बात यह है कि हमला करने वाला कौन है, इससे आपके बचाव के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह कोई बच्चा हो, पागल व्यक्ति हो, नशे में धुत इंसान हो, गलत फहमी यानी कि भ्रम में फंसा हुआ व्यक्ति हो। आप वे अगर वे आप पर हमला करते हैं तो आप खुद को बचाने के लिए वही कदम उठा सकते हैं जो आप किसी सामान्य अपराधी के लिए उठा सकते हैं। ठीक है। पूरे विषय धारा 34, धारा 35, धारा 36 तीनों देखी हमने। धारा 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया। धारा 35 जो है उसमें संपत्ति आप खुद अपने साथ साथ खुद की भी अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं, सामान की रक्षा कर सकते हैं, शारीरिक रक्षा कर सकते हैं। धारा 36 में बताया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विकृत हो, पागल हो, बच्चा हो या गलतफहमी का शिकार हो, सबके प्रति क्या है, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। ठीक है। सुरक्षा का अधिकार, कानून आपको अपनी जान यानी कि शरीर और अपनी संपत्ति यानी कि चीज की रक्षा करने के लिए ढाल देता है भी। यह ढाल है हथियार नहीं। ठीक है। इसका इस्तेमाल केवल तब करना होता है जब खतरा असली हो, और धारा 34, 35 और 36 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका इस्तेमाल बदला लेने या झगड़ा शुरू करने के लिए नहीं किया जा सकता भाई। किसका? प्राइवेट प्रतिरक्षा का। ठीक है। अधिकार साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। अगर आप कोर्ट में यह कहते हैं कि मैंने तो अपनी रक्षा की थी, तो आपको यह साबित करना पड़ेगा। ठीक है। कोर्ट अपने आप नहीं मानेगा कि आपने बचाव में ऐसा कदम उठाया है। इस बात को आप ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। केस देखते हैं। योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का मामला था। क्या मामला था? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में क्या बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आइए देखते हैं। अपराध होने पर ही अधिकार है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपराध हुआ तब ही यह अधिकार लागू होता आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा। यह अधिकार तभी मिलता है जब सामने वाला व्यक्ति ऐसा काम कर रहा हो जिसे कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध माना गया हो। ठीक है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो अपराध ही नहीं है तो आप उसके खिलाफ अपनी रक्षा का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। और ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात कही गई थी। बात नंबर 2, वास्तविक और तत्काल खतरा। यह अधिकार केवल तभी काम करता है जब आप पर सच्चा और तुरंत खतरा हो। ठीक है। केवल डर के मारे या भविष्य की किसी आशंका कि शायद वो मुझे मारेगा, पर आप पहले हमला नहीं कर सकते उस पर, और हमला करके ये नहीं बोल सकते कि प्राइवेट प्रतिरक्षा की। ठीक है। बचाव है, बदलाव नहीं है भैया। आप हमलावर की जान तभी ले सकते हैं जब खतरा बहुत बड़ा हो, जैसे कि धारा 38 भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है कि जैसे जान जाने का खतरा हो या गंभीर चोट का डर हो, तब ही आप उसकी जान ले सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा में। ठीक है। ये बात योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। पुलिस की मदद का अवसर। अगर आपके पास इतना समय है कि आप पुलिस या किसी सरकारी अधिकारी से मदद मांग सकते हैं तो आपको वही करना चाहिए। अगर मदद पाने का रास्ता खुला है तो आप खुद कानून हाथ में नहीं लेकर इंसान नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। योगेंद्र मोरारजी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में ये बात कही गई थी। अगला केस देखते हैं हम। डोमिनिक बनाम स्टेट ऑफ केरल। डोमिनिक बनाम स्टेट ऑफ केरल। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के इस्तेमाल को लेकर और कुछ अच्छी बातें कही, उनके बारे में देखते हैं। क्या बात कही थी इस मामले में? जानिए। जरूरत से ज्यादा इंसान नहीं
आपको केवल उतनी ही चोट पहुंचाने या बल प्रयोग करने की अनुमति है जितनी खुद को बचाने के लिए जरूरी है। आप अपनी सुरक्षा से ज्यादा हमलावर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात है क्या कही, गंभीर खतरे की आशंका है तो क्या होगी। यह अधिकार तब ही मिलता है जब आपको यह पक्का यकीन हो, युक्त आशंका हो कि अगर मैंने बचाव नहीं किया तो सामने वाला मुझे मार डालेगा, यह मुझे बहुत गंभीर चोट पहुंचा देगा। डर का सही समय भी, ठीक है। यह अधिकार तब शुरू होता है जब आपके दिमाग में यह डर पूरी तरह से बैठ जाए कि अब हमला पक्का होने वाला है और खतरा सामने होगी, ठीक है। ये बात भी कि खतरे, गंभीर खतरे की आशंका या जरूरत से ज्यादा हिंसा, ये डोमिनिक बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में न्यायालय द्वारा कही गई थी। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में देखते हैं। रोज का मामला, इंग्लैंड का मामला था ये, रोज का मामला। कहानी क्या थी, एक व्यक्ति ने अपने पिता पर गोली चला दी क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता उसकी माँ का गला काट रहे हैं, ठीक है। लड़का था, उसको लगा कि पिताजी माँ का गला काट रहे हैं, उसने पिताजी पर गोली चला दी। सीख क्या मिली, कोर्ट ने उसे सही माना। भाई यह सिद्धांत यह है कि अगर आपको पक्का यकीन यानी कि भ्रम हो कि किसी को जान खतरे में, किसी की जान खतरे में, तो आप उसे बचाने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मां की रक्षा करना उसका क्या था, कानूनी अधिकार था। अगला जो केस है वो हमारे पास है, ये कंपन श्रेय का मामला था। कहानी क्या थी इसमें, एक लड़का सड़क पर बहुत धूल मिट्टी उड़ा रहा था, जिससे राहगीरों को क्या हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। एक राहगीर यानी कि अभियुक्त ने उस लड़के की बचाव, उस लड़के को क्या कर दिया, पीट दिया। मामला गया कोर्ट में। कोर्ट में क्या, कोर्ट ने यह कहा कि धारा 34 जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के दायरे में आती, यहां अपनी और दूसरों की शारीरिक परेशानी को रोकने के लिए किया गया बचाव जायज माना गया, ठीक है। अगला जो मामला हो वो है भजन सिंह और अन्य मामला स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है। भजन सिंह और अन्य मामला स्टेट ऑफ पंजाब का मामला।